युवा नेतृत्व जालो है। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा ज्ञान बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। खुदा जाने तुम्हारे नाम से कैसी मोहब्बत है, खुदा जाने तुम्हारे नाम। विधिवत दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। सभी से निवेदन है कि अपनी करतल ध्वनि के द्वारा आप स्वागत करें और आज के कार्यक्रम के शुरुआत साहित्य, कला, भाषण, फोटोग्राफी, पेंटिंग के द्वारा सभी जिला युवा उत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। सभी जिलों को अलग अलग एक थीम आवंटित किया गया है। हमारे जालौर जिले को जो थीम मिला है उसका नाम है विकसित भारत का लक्ष्य। इसी थीम यही रहेगी। कविता, भाषण, चित्रकारी आदि के माध्यम से युवा प्रतिभाएं अपने कौशल का प्रदर्शन और प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का उचित अवसर भी प्रदान किया जाएगा। दीप प्रज्वलन के बाद अब माल्यार्पण का सुरेश जी नागर साहब मंच पर बना रहे स्वागत के लिए हमारे बीच में विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहे हैं विद्यालय में चल हमारे मंचासीन अतिथियों आगे रहता है। पसीने की सिहाई से जो लिखते हैं इरादों को, उनके गवर्नर के सफे कभी खाली नहीं जाते। नेहरू युवा केंद्र जालौर का आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। देश के 623 जिलों में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम का जब निर्धारण हुआ ये पूरे देश में किया जाना है, इसके बाद में राज्य स्तर पे होगा। यहाँ जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो लोग राज्य स्तर पे जाएंगे। राज्य स्तर पे जो प्रथम स्थान करेंगे वो देश में नामी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वहाँ पे जनवरी में वहाँ सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम को लेकर के मैं जिला कलेक्टर निशांत जी साहब से निवेदन किया। मैंने कहा सर ये आयोजन करना है, मीटिंग करी। उस मीटिंग में डायरेक्शन दिए ये सुविधा है, ये आयोजन करना है। फिर सीओ साहब की अध्यक्षता में आज उनको आना था। कलेक्टर साहब को भी विभाग की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिले की,
ऐसा कार्यक्रम हमारा डीओ गाइड पे चल रहा है और भी कई व्यवस्थाएं हैं। हमारे बीच एमएलए साहब, गर्ग साहब, रामलाल जी ये आएंगे, बीच में जब भी आएंगे वो शामिल होंगे। एमपी साहब को भी निवेदन किया था, 5 एमएलए और भारत सर भी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि के राजस्थान सरकार के अध्यक्ष उनको भी निवेदन किया जब कभी साथ में आते हैं, जब भी टाइम मिलेगा। इस आयोजन कमेटी में जिले के तमाम अधिकारी, मंच पे हमारे सरदार सिंह जी चांद साहब, डॉक्टर साहब के मैडम, जैसे सरदार सिंह आप जानते हो यथा नाम दत्ता को, वैसे मैडम है ज्ञान वे राठौर, जब मैं विद्यालय पहली बार मिला है, उनकी नियमानुसार जो गतिविधियाँ हैं उसमें आप पूरा भाग लेंगे। अनुशासन से शाम को सबको पुरस्कार, प्रतिभा की है उनको पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। भोजन की भी आपकी व्यवस्था है और इस वातावरण बनाए तो मैं पुनः एक बार आयोजन कमेटी को और मैडम ज्ञान राठौर को खास हो, क्योंकि इन्होंने ये जगह दी शहर में और इसको जितना अच्छा है सफल बनाए। शाम को जो अतिथि आएंगे उनका वेलकम करते रहेंगे और जो मंच पर अतिथि हैं मैं इनका पुनः जो युवा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से साहब से कि कृपया बनाए एवं आज के कार्यक्रम पर 2 शब्द अपने द्वारा प्रस्तुत करें। सरदार सिंह जी चांद साहब, माननीय प्रिंसिपल महोदया, शासी प्रोफेसर साहब कॉलेज से बुलाए गए और हमारी फिजिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर यहाँ पर जो लोग आए हैं, देख रहा हूँ सामने बहुत अच्छे कैडेट्स यहाँ पर यूनिफॉर्म में हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ हैं। और ये जो पूरा आयोजन है पीछे अजीत प्रेमी फाउंडेशन से मैंने आपको भी नमस्कार, और यहाँ पर बैठे सभी लोग, चाहे वो जिनको मैं जानता हूँ या मैं नहीं जानता हूँ, ये आयोजन इस प्रांगण में होना ही अपने आप में बहुत खूबसूरत बात इसलिए है क्योंकि जादव के सांस्कृतिक और कला के विकास में इस ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे ऑडिटोरियम आज बन चुके हैं, बहुत सारे मंच आज मौजूद हैं, लेकिन किसी समय में जब जादव का सांस्कृतिक विकास होता या कोई भी ऐसा आयोजन होता तो उसकी सबसे पहली मीटिंग कहते हैं, सबसे पहला रिहर्सल कहते हैं, वो इसी हॉल में होता है। तो ये हॉल एक अपने आप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ आता है और इस हॉल पे आज हम सब लोग वापस आए हैं जहाँ से हमारा शुरुआत हुई थी, वहीं पर ही आज हम लोग फिर एक आयोजन में शरीक हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस प्रांगण के लिए और इस व्यवस्था के लिए आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम भी होल्ड करते हैं और हम एक रेडियो स्टेशन भी चलाते हैं। तो जागरूक का पहला रेडियो स्टेशन ईवन रेडियो 90.9 FM वो भी हम लोग यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। वो भी इसी की प्रेरणा का एक स्वरूप है कि आज हम लोग को काम करने में सफल हुए। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है आज विनायक फोटोग्राफी के तौर पर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मोबाइल फोटोग्राफी वैसे बहुत एडवांस टर्म है क्योंकि फोटोग्राफी के माने बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। हमारे बीच में शिव स्टूडियो से अब हमारे और फोटोग्राफर आज मौजूद हो गए। तो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग विषय होता है कि उनकी फोटोग्राफी को बहुत ज़्यादा सराहा जाए, बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जो उसके बेसिक्स होते हैं वो भूल जाते हैं कि इसमें बेसिक क्या है। सब पीपल थिंक कि बटन दबाओ फोटो खींच लिया, ये हमारी फोटोग्राफी है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। फोटो वो होता है जिसके साथ उसकी कोई कहानी हो। वो फोटो है जो कोई एक स्टोरी लेकर आपके बीच में आपके दिल की प्रकृति और पुरुष का जैसे रिश्ता होता है एक स्वाभाविक है। तो फोटोग्राफी भी एक ऐसी ही चीज है, अगर वो सुंदर है तो बहुत ज्यादा आकर्षित है। तो चाहे वो सुंदर है चाहे वो नहीं है, चाहे वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक सही तरीके से अगर एक सही फोटो खींचा जाए तो वो 1000 शब्द भी बोले जाए उससे भी कहीं ज्यादा भारी होगा। और इसी के ऊपर आइए थीम मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि नेहरू युवा केंद्र ने इस तौर पर बहुत सारी इसकी गाइड होगा कि अगर आपके पास किसी के पास में कैमरा मोबाइल है तो उस कैमरा मोबाइल के पिक्सल्स कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। उस कैमरा मोबाइल की क्वालिटी कैसे आएगी इसमें भी फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल फोटोग्राफी का अर्थ ये है कि आप क्या मोमेंट कैसे कैप्चर कर रहे हैं। एक माँ और बेटी के या माँ और बेटे के कैप्चर मोमेंट को अगर कोई भी व्यक्ति कह दे कि ये बदसूरत है तो मैं कोई भी ऐसी फोटो है जो आपने अपने हाथों से खींची है
तो वो आप इसमें पार्टिसिपेशन में ले सकते हैं। और अगर आप लाइव इसको खींचते हैं तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा किस तरीके से और क्या भावों से खींचा है। तो ये अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो आप आइए डेफिनेटली इस फोटोग्राफी कंपटीशन तो मैं नहीं कहूँगा, एक प्रदर्शन और एक पार्टिसिपेशन में भाग लीजिए। कंपटीशन जीत हार लगी रहती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर क्या वो शौक जिंदा है, क्या आपका आंख आपका कैमरा दोनों वो नजर रखता है जो चीज़ दिखाना चाहता है, तो डेफिनेटली इस काम में पार्टिसिपेट करिए। मेरे सामने कुछ गाइडलाइंस इसमें रखी हुई है, तो उसके अंदर जो थीम रखी हुई है वो है पोर्ट्रेट, जिसे अपन कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन की एक क्लोज फोटोग्राफी जिसको कहते हैं पोर्ट्रेट करना। एक स्ट्रीट्स की फोटोग्राफी, कोई ऐसी पुरानी तंग गलियां जिसके अंदर साइकिल निकली है, मोटरसाइकिल और पुराने लोग उसमें बैठे हैं और वो पुरानी गलियों में एक इतिहास नजर आ रहा है, उसे कहते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी। या किसी गली के अंदर कोई बहुत अच्छी खूबसूरत इमारत बनी हुई है और एक खूबसूरत कल्चर को प्रदर्शित करती है, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी के रूप में आप इसमें ले सकते हैं। या आपके पास ऐसा कोई फोटो है तो आप भाग ले सकते हैं। फोटोग्राफी पशुओं की सुंदरता के ऊपर आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं। आर्किटेक्चर, जो भी कोई वास्तुकला का कोई एकदम अद्भुत नमूना है, जैसे कि अपने किले के ऊपर एक विजय स्तंभ है, वो एक वास्तुकला का एक बहुत अच्छा नमूना है, उसका ले सकते हैं। और भी ऐसे कोई जो पुराने ऐतिहासिक काल की कोई इमारतें हैं, किले हुई, कोठरियाँ हुई, कोई और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आसपास आप देख सकते हैं। कोई प्राचीन मंदिर हो गया जिसके आगे कोई वास्तुशिल्प है, वो भी इसके अंदर सम्मिलित हो सकती है। चाहे कोई पुरानी मूर्ति भी, तो आप कुछ भी यही सोचें कि मेरा नंबर आएगा या नहीं, आप बस अपनी बेस्ट फोटोज को यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं और एनरोल होकर अपने आप को इसमें नामांकित करके एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, इसमें जीत हार से भी ज़्यादा हमारा जो उद्देश्य है वो यहाँ पे छुपे हुए कलाकारों को तरजीह देना, जहाँ से हम भी कभी उठ के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और समझासीन सभी अतिथियों का मेरे को फिर से धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभा का स्वागत के लिए जोरदार ताली से और इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ राजकीय बालिका विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम ज्ञानी जी राठौड़ से कि वे बता दें और आज के कार्यक्रम पर अपना उद्बोधन करें। सम्मानित समस्त निर्णायकगण और विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवा प्रतिभागी, आप सबका विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत। हार्दिक अभिनंदन। खेल मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जिले में युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए युवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस बार इस कार्यक्रम को आयोजित करने का सौभाग्य मेरे विद्यार्थियों को मिला। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके पीछे विभाग की, इसके पीछे सरकार या खेल मंत्रालय की मंशा होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में युवा बढ़ चढ़कर भाग लें, अपनी कला, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। वास्तव में युवा ही देश की वास्तविक शक्ति है, वास्तविक ताकत है, देश का आधार स्तंभ है। साबित कर रहा है कि हमारे जालोर के सारे युवा जो हैं उदासीन, या तो उनमें कला या कोई प्रतिभा, कोई विशेष योग्यता नहीं है, या यदि युवाओं में है कोई कला और प्रतिभा लेकिन मोटिवेशन की कमी है, यहाँ मैं यूँ कहूँगी कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम को प्रदर्शित करने के लिए बस उसे एक मंच चाहिए। पर आज जो मेरे विद्यालय प्रांगण में जो
संख्या बल मुझे दिख रहा है उससे ये लग रहा है कि जालोर में जो है युवा जो शक्ति है उदासीन। बच्चों, मेरे युवा भाइयों और बहनों, वैसे ही जालोर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता है। जालोर का नाम आते ही अरे मैं अपनी बात को समाप्त करूं। करता हूं कि आप बना लें जोरदार तालियों से स्वागत। मैं सीधा ही निवेदन करना चाहूंगा सम्माननीय केशवलाल जाट साहब डिप्टी डायरेक्टर एमवाई के कि आप हमारे सम्माननीय लोकप्रिय जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्माननीय रामलाल साहब का। आप जिले के संवेदनशील और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है और जिले की विभिन्न समस्याओं को समय समय पर प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आप काम करते हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पाए जाते हैं जो हमारे रामलाल साहब हैं। दीपक सोनी मैडम मंच पर आए, मैडम का तालियां का सपोर्ट है, बहुत बड़ा स्वागत करिए, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। हमारे बीच में आज पधारे हैं हमारे लोकप्रिय विधायक। मैं सीधा ही निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान कराएं सम्माननीय रामलाल साहब। माला कालिका और स्कूल के बच्चों से कार्यक्रम सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई। दीपावली आ गई है, कोई ज्यादा दिन नहीं रहे, इसलिए आप सबको दीपावली की भी शुभकामना, आपकी वर्षा। और मेरे लिए आपको इंतजार करना पड़ा था, लेकिन क्या हुआ डायरेक्टर प्रोग्राम का कक्षा मदद के बैठ गए, उन्होंने कहा हो तो कितना जाना पड़ा। मैं थोड़ा देरी से आया, इसलिए आप सभी से माफी और शिकायत करता हूँ। मुझे जाना है, मैं आपके बीच में ज़्यादा समय नहीं पाऊंगा। जाना तो मैं वहाँ से निकला, वहाँ भी निकला शुरू किया से बैठ लेता हूँ। मैं आ रहा और आपको मेरा स्वागत किया। ये पूरा रिश्ता विभिन्न पारिवारिक इतिहास सबका धन्यवाद। जय गांधीवादी। और जब से मैं जालोर में आया तब से ये मंच पे इस उम्र में इतनी रुचि रखते हैं। मैं इनका नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम के मंत्रालय भारत सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम जिला युवा उत्सव, यहाँ पे ये प्रतियोगिता है युवा संवाद, मोबाइल फोटोग्राफी, युवा लेखन, चित्रकला, जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऐसे कलाकार जो यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वो राज्य स्तर पर जाएंगे, राज्य स्तर पे जो प्रथम आएंगे वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। ऐसी कला का यहाँ 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। और आपने जैसे समय दिया क्योंकि व्यक्तिगत तौर से सब करेंगे, आपको पत्र के माध्यम से सूचना दी थी, मोबाइल से बात हुई, आपने जैसे यहाँ करी आप आए। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ कि आपने इन नौजवानों का मनोबल बढ़ाया, कलाकारों का
कि ये देख कर बड़ा खुश हो गए, आपने प्रेरणा लगी और आपने दिवाली की सबको शुभकामनाएं दी, क्योंकि सब लोग चाहे पढ़ाई हो, सफाई हो, इसके साथ साथ ये कार्यक्रम है, तो ये सारी जिम्मेदारियां मिला है। तो मैं आपका अपना स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आगे भी हमारी पूजा की और आपको बताएंगे, आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय भारत। सांस्कृतिक समूह नृत्य प्रतियोगिता में सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा, प्राची पुत्री श्री यशपाल जी मेरी आवाज सुन रही है तो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। प्राची।
मिलती है। मिलती है। विज्ञान से हमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी मिलती है। विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है। 5 से 8 एकल गायन, समूह 5 से 8 एकल गायन। प्रतिभागी क्रमांक 2। अगले 25 वर्ष हमारे लिए बहुत ही अहम है। हालांकि चुनौतियां बहुत ही कठिन हैं, परंतु भारत इसे पार पाने में पूरी तरह संभव है। हमें गुलामी की उन हर विचारों को भूलना होगा, हमें गुलामी के हर विचारों से मुक्ति पानी होगी जिन्होंने हमें बांध के रखा है, जिन्होंने हमें कभी विकसित नहीं होने दिया, हमारा विकास करने से हमें रोका है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है देश की एकता, देश के नागरिकों की एकजुटता, देश की अखंडता। युवा पीढ़ी है, हम देश का भविष्य हम पर ही निर्भर करता है। इसीलिए हम विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है कि हम भारत को विकसित बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। हम अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही लगन से अर्जित करें और देश को, हमारे भारत देश को प्रगति की ओर ले जाए। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य हमें पूरा करना ही है और भारत को विकसित बनाने का प्रण हर एक भारतीय को लेना चाहिए। विकसित भारत यानी कि एक ऐसा भारत जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी ना की हो। आज़ादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, परंतु जब देश में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। हमारे देश पर बहुत से शोषण हुए, बहुत से जुल्म हुए और देश को विकसित बनाए। अंततः मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को लेकर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। धन्यवाद। विकसित भारत का लक्ष्य रखा जो 2047 तक हमें पूरा करना है और हम सभी की भागीदारी है। अगर हमारा देश विकसित होगा और आगे बढ़ेगा तो एक दिन जरूर माँ शक्ति के रूप में सभी देशों के बीच में उभरेगा। प्राचीन समय में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज़ादी के समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई और उन्हें सफल रही। अगर इसी तरह अनेक योजनाएं बनेगी और समाज के हर नागरिक को इस योजनाओं के बारे में पता चलेगा, गाँवों तक हर प्रत्येक व्यक्ति इस योजनाओं के बारे में जानेगा और इसका भागीदार होगा, तो जरूर एक दिन हमारा देश विकसित होगा। प्राचीन समय में हमारा भारत देश पिछड़े देशों के नाम में आता था, लेकिन 75 साल में कई उपलब्धियां हासिल कर भारत अब विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। अगर इसी तरह हमने कई उपलब्धियां हासिल की तो एक दिन जरूर विकसित भारत कहलाएगा। आज की युवा पीढ़ी जो कि भारत के विकसित भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हर देश की युवा पीढ़ी अगर मजबूत होगी तो देश का विकास जरूर होगा। सभी युवाएं अपना एक टारगेट बनाती हैं, पढ़ाई करती हैं और वो पढ़ाई सिर्फ निस्वार्थ की होनी चाहिए, स्वार्थवाद की नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपने टारगेट को समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर हम कोई भी अपना टारगेट हासिल करते हैं और किसी भी पद पर जाते हैं तो सिर्फ पद के लिए नहीं, हमारे समाज के लिए वो होना चाहिए। हमारे समाज के लिए अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो गरीब बच्चा भी पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई के सभी अवसर समान रूप से सभी को मिलने चाहिए।
विकसित होने में सिर्फ 1 दशक पीछे हैं। अगर हम सब इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी करें तो यह दशक 1 दशक नहीं, इससे पहले भी हो सकता है। अगर हमने इसमें कुछ ढील रखी तो ये और भी समय ले सकता है। अगर हमें कुछ करना है देश के लिए तो हमें सक्रिय रूप से भागीदारी करनी होगी और सभी को आगे बढ़ना होगा। अगर हमारा देश विकसित होता है और चिकित्सा की कई बेहतरीन पद्धतियाँ हमारे देश में होती हैं तो और सभी को इसके बारे में पता चलता है तो हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम सभी किसी भी काम में सक्रिय रूप से भागीदार होंगे। हमें इसी तरह कई पद्धतियों का निर्माण करना है। वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से हमने कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। कुछ समय पहले भारत के पास सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत खुद सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, स्वामित्व हासिल कर लिया है। लेकिन अभी भी भारत सिर्फ विकासशील या विकसित नहीं हुआ है। हमें और भी हमें कई पद्धतियाँ लानी होगी, आगे बढ़ना होगा, नई चीज़ के बारे में हमें जानना होगा, संसाधनों का सही सदुपयोग करना होगा। कुछ समय पहले कृषि और खाद्यान्न में हरित क्रांति ने तेजी लाई थी, जो कि हमने उपलब्धि हासिल की है। अगर इसी तरह हमने कई और भी योजनाएं बनाकर इस तरह हरित क्रांति से हमें कृषि का बहुत लाभ हुआ, उसी तरह कई हम तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने 75 साल में सभी अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल की है, प्रगति की है। हमें और भी आगे बढ़ना है और ये काम सिर्फ युवा पीढ़ी कर सकती है। ये जो कार्यक्रम हुआ ये भी एक विकसित भारत का ही एक प्रमुख हिस्सेदारी है। हमें इसी तरह सक्रिय रूप से काम करना है। अगर हर कोई शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षित होगा, नई चीज़ों के बारे में जानेगा और आगे बढ़ेगा। अभी भी भारत सिर्फ विकासशील नहीं, विकसित नहीं हुआ, इसलिए आज की युवा पीढ़ी और भी डिग्री हासिल करने के लिए देश से बाहर जाती है। डिग्री हासिल करने के लिए हमारे देश में नहीं है। अगर विकसित भारत देश बनेगा तो ये सब विदेशों से स्टूडेंट पढ़ने के लिए हमारे देश में आएंगे और हमारा देश का नाम होगा और एक दिन हमारा देश महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ेगा। हमें इसी तरह सक्रिय रूप से काम करके भारत को आगे बढ़ाना है। कई महापुरुषों ने अपनी जिंदगी विकसित भारत के लिए संघर्षमय कर दी। आज़ादी महापुरुषों ने आज़ादी के लिए देश को आज़ाद करना है, लेकिन वो आज़ादी नहीं देखी। लेकिन हमें उनके लिए देश को विकसित करना है। यही हमारा काम होना चाहिए। हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए, विकसित भारत का लक्ष्य। और अगर हम सक्रिय रूप से काम करेंगे तो एक दिन जरूर हमारा देश विकसित बनेगा। हमें अपना सर्वशय सिर्फ अपने देश के लिए करना चाहिए, स्वार्थ भाव से नहीं करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। समाज का हर एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब बनते जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, उन्हें योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता है। आधुनिक तकनीक से हमें उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। गरीबी से अगर व्यक्ति बाहर निकलेगा तो एक दिन हमारा देश हमारे देश की गरीबी कम हो जाएगी। अगर हमारे देश की कम होगी तो हमारा देश कहीं उपलब्धि हासिल करेगा, हर क्षेत्र में आगे रहेगा। और ऐसे ही इस तरह अगर हम उपलब्धि हासिल करेंगे तो हमारा देश विकसित होने में बहुत ज़्यादा साथ नहीं लगाएगा। हमें इसी तरह काम करना चाहिए। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने अभिव्यक्ति क्षेत्रों में वैज्ञानिक आविष्कारों में इसी तरह अनेक क्षेत्र हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अब भारत आगे बढ़ चुका है। आज के ज़माने को हम विकसित होने कहते हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत सरकार में डिजिटल की सत्ता का बहुत उपयोग ज़्यादा होने लगा है, जिस तरह ई कॉमर्स ने भारत में अपनी जगह बनाई है, ठीक उसी तरह भारत के अनेक सरकारी सुविधाओं में ऑनलाइन प्रबंधन किया जा रहा है। यह सुविधाएं यहाँ तक कि ये सुविधा बैंकिंग तक भी उपलब्ध हो गई है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय कुमारी वर्षा कुमारी मीना, प्रमिला कुमारी
कुमारी, संगीता कुमारी की नेक्स्ट पेज पर देखिए, संगीता कुमारी की आ रही है। Development of India and our country is still developing country. India is not become a developed country. Other country has already developed, like UK and United States of America. India is still developing country. If India want to become a developing country, then we have to change first the citizens, peoples of India. If peoples of India are not decided, people's thinking is still not program in any facilities, they make use of them. But in India, what government making the facilities, people are not using, people are not getting better. If we want to make better, then we have to make useful of them. People are not using the facilities. If other countries make roads, their life will be for 20 years because they use good materials. But in India, if they make road and anything, they use bad materials. So their life will be only for 4 years. If they are not doing any crime in between, then we can get best facilities. People don't know what is their rights first of all, so they anything they ask, everyone asks donation. Everyone asks donation, but in the other state, if they do some work, they will not ask any donation. If people only don't know what is their your rights, then how they can do it? Poor will become every time poor and rich will become every time rich because poor still don't know what is their rights also. First, they should know what is their rights. They are not getting better education. They are not getting better medical facilities. No more education because of poverty. If they earn more, they can send their students to schools or many things, and they can provide many facilities. मैं आपको दो व्यक्तियों के सम्मान की बातचीत सुनाता हूँ और अंत में बताऊंगा कि वो दो व्यक्ति कौन थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है, यदि तुम हताश हो, निराश हो, तुम्हें कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है, तो तुम क्या करो? तुम भारत आओ। भारत आके नैनीताल में स्थित एक आश्रम में जाओ। वहाँ तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई स्फूर्ति का संचार होगा। और ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें आज के आधुनिक वर्तमान विश्व की दो बड़ी दिग्गज कंपनियों के सीईओ। एप्पल का मोबाइल तो आप सब चलाते होंगे, है ना? एप्पल के मोबाइल के सीईओ स्टीव जॉब्स, फेसबुक कंपनी के मोबाइल के सीईओ मार्क जकरबर्ग से ये कहते हैं। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि भारत की छवि जब इतनी दो बड़ी कंपनियों को प्रेरणा भारत से मिलती है, तो ये मेरे विकसित भारत की संकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। साथ साथ उसको एक दिशा देने के लिए मार्ग चाहिए, अर्थात उसे होश की आवश्यकता होती है। जोश के साथ साथ आपको एक दृढ़ संकल्प शक्ति चाहिए, जो आप उस लक्ष्य तक पहुंचकर प्राप्त कर सकते हो। अब भारत को बड़ा करना है। भारत को कैसे बड़ा करना है? आप अगर सोचें, यदि एक इंसान है, इंसान को भी बड़ा करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, ऊर्जा लगती है।
विकसित देश कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने बताया था। एक विकसित देश एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ शहर और गांव के बीच की दूरी कम हो, जहाँ ऊर्जा और शुद्ध जल समान मात्रा में मिले, जिस देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी को अच्छी सुविधाएं मिले, जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, शहर के बीच की दूरी कम हो, होती है अदर एक्टिविटीज में। लेकिन कुछ परिभाषाओं के आधार पर विकसित और विकासशील देशों के मध्य अंतर किया जा सकता है। भारत की मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो यह एक विकासशील देश है। विकासशील देश का तात्पर्य है कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है और रोजगार भी बहुत कम है तथा उसके साथ यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है। तो ही हम प्रति व्यक्ति आय और देश की आधारभूत संरचना का विकास कैसे करें, इस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आने वाले 25 सालों के अंदर हम किस प्रकार से लक्ष्य करने का अगर सपना देकर लक्ष्य रखे तो हर एक गांव से ही हर एक जिला विकसित होगा, हर एक जिले से राज्य विकसित होगा, राज्य से देश विकसित होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 5 मंत्र दिए थे अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। पहला है संकल्प। हमको दृढ़ संकल्प होना होगा कि हम अपने देश को विकसित करके रहेंगे। हम जो भी करना चाहे करते, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दूसरा है कर्तव्य। हमारे देश के लोग मूल अधिकार के लिए तो हमेशा तत्पर रहते कि हाँ ये मेरा अधिकार है, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि ये मेरा कर्तव्य है। ये ऊंचा बनाना होगा। भारत की शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर से देखा जाए, भारत में ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर भाई बहुत गहरी है। इसके लिए हमें ग्रामीण व शहरों गाँवों की तरफ हमें विकास की योजना को लागू करना होगा। विकास की योजना को हमें गाँवों की तरफ लागू करना होगा, क्योंकि गाँवों और शहरों के मध्य मूलभूत अंतर काफी कम है। इसलिए गाँवों से जो युवा होते हैं वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। गाँवों के युवा शहरों की तरफ पलायन करते हैं। और भारत जब एक महाशक्ति बनेगा, जब गाँवों में भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो, अच्छी तरीके ले एवं वैज्ञानिकों की पहली पसंद भारत बने। पैदा होते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंसान पैदा नहीं होते। हमें अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की। हमें राष्ट्र के निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारे समाज में अंधविश्वास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के कारण, इन सब बातों के कारण हमारा देश कई जगह पर पिछड़ा हुआ है। हमारे देश में जो पढ़े लिखे युवा है आज वह बेरोजगार
कविता पाठ वाले जो भी प्रतिभागी है इसके बाद उनका कविता पाठ करवा देंगे और नजर हवा तैयार करके उनको भी अभी पुरस्कृत करेंगे। कमल ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, जल्दी करें। अगली प्रस्तुति के लिए तैयार। Thank you.
कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हमारे, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां पड़ जाए। घट पर अंधारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाकी रह गए, हाथ खड़ा कर ले, मुझे पता लग जाए आपके कितने हैं। ये ओके, हमारे बीच में कार्यक्रम के रीना मैडम को साफा पहना है और माला रिंकू माल्यार्पण करे। संगीता जी को दे, संगीता किसी को दे, यहाँ पे रीना मैडम को भी साफा पहना है। क्या माले हमारा बुलाया गेस्ट, गेस्ट बुलाया। दो माता लाए सर जी, दो यहाँ बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। जिस व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है उसको प्लेटफॉर्म दिया गया और अपनी प्रतिभा के अनुकूल उसने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। वे सभी कलाकार, विद्यार्थी, युवा जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी और कार्यक्रम को शानदार बनाया है,
वो सभी शिक्षा विभाग की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको इस तरह का अवसर मिले आप उसका उपयोग करें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं। और साथ में आपने मेरा भी कम समय के लिए सिर्फ 2 मिनट रुका और बहुमान किया है। पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, नेहरू युवा केंद्र की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मिलकर हमें भारत को विकसित बनाना है। ज्ञान बढ़े, विज्ञान बढ़े, बड़े अनुसंधान, योग बढ़े, कला बढ़े, बड़े ध्यान, भ्रष्टाचार की कमर उठे, दुर्दिन के सारे दिन कटे, अमीर गरीब की खाई पड़े, हर जन की कल्पना हो साकार, तमस बुद्धि प्राप्त। हीना पटेल जोरदार। और एमए हिंदी साहित्य। मेरा नाम सिद्धि गौर है, मैं दमला गांव से हूँ और बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। Good afternoon everyone. My name is Dilay Vaishnav and I am a project engineer in Wipro Technologies, currently residing in Ahur, Jadavpur district. सुनील कुमार रानीवाड़ा से। मेरा नाम परमिट तेजल और मैं रानीवाड़ा ब्लॉक से आता हूँ और मैं 2019 और 2022 का राज्य युवा सांसद और राज्य युवा संसद में भाग लिया था और मैंने राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भी भाग ले चुका हूँ 2017 में और 2022 में भी राष्ट्रीय युवा महोत्सव में। हमारा आयोजित हो रहा है, ये प्रतियोगिता नहीं है, युवाओं के साथ रोल मॉडल, युवा आइकॉन, उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम है। जो थीम बैनर में लिखी हुई है, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक, तो वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा ये आजादी के 75वें वर्ष पर ये जो कार्यक्रम लॉन्च किया, श्रीमान मुकेश जी सोलंकी साहब आप बहुत ही बड़े शिक्षाविद और वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के जगत में आपने खूब लंबा काम किया है। हमारे युवाओं के लिए आप रोल मॉडल है। मंच पर आसीन है सम्माननीय लीना दी वैष्णव काबा की प्रिंसिपल में रोल मॉडल के रूप में निवेदन करना चाहूँगा मुकेश जी सोलंकी साहब से कि आप भारत विकसित भारत के रूप में पर्यावरण और ऊर्जा और उपस्थित श्रोताओं, विकसित भारत की बात करें, लेकिन कभी कभी मीडिया में ये समाचार आते हैं केदार और बद्रीनाथ में भूस्खलन 1000 मारे गए, अफ्रीका के जंगलों में आग। कभी ये समाचार आता है डॉक्टर लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम में 10 में से 7 लोग कैंसर से पीड़ित होंगे। आज हर बड़े शहर में देख लो, डॉक्टर के पास जाने वाले लोग ऐसे हमें नींद नहीं आती, डिप्रेशन के शिकार है। क्या कारण इनका? यही पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण की समस्याओं के बारे में देखें, पर्यावरण के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, किन घटकों से बना है ये सब सभी जानते हैं। ऊर्जा के बारे में देखें, आज आप देख रहे हैं यूक्रेन या इराक की जो लड़ाई चली, या कहीं भी जो तेल उत्पादन करने वाले देश, क्योंकि उन्हें पता है ये जो लिक्विड सोना पेट्रोल है ये कहीं नहीं है, बस इतना है उतना ही है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ऊर्जा की बात करें, मुझे 2 विषय दिए गए हैं, पर्यावरण और ऊर्जा। ऊर्जा की बात करें, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए जो रिन्यूएबल, जिसका रिन्यूएबल हो सकता है, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों की बारे में हमारी भारत सरकार सोच रही है। मैं आपको बता दूं, ये प्रावधान किया जाएगा कि फालतू ऊर्जा का वेस्टेज नहीं हो, ऊर्जा का संरक्षण किया जाए। फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, सारे मैंने पहले भाषण में सुना कि बेरोजगारी की बात कर रहे थे और मोस्टली नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे थे, पर कोई पॉजिटिव अप्रोच की तरफ बात नहीं कर रहा। मैं कहना
चाहता हूँ पर्यावरण के मामले में। अभी फॉरेस्ट रिजर्व का एरिया पिछले कुछ 10 साल में लाखों स्क्वायर मीटर से इम्प्रूव हुआ है। ये किसी ने बात नहीं करी है। जो 10 साल पहले जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी 500 के अंदर थी, वो आज 2 लाख से ऊपर चली गई है। अगर मैं सौर ऊर्जा की बात करूँ, मोटेरा नाम का स्टेट, अगर उसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो 10 दिन पहले जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट थी वहाँ पे, तो मोटेरा जो गांव है वहाँ पे 100% सौर ऊर्जा का यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे हम जो कोल वाली एनर्जी है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी विकसित भारत का एक तरफ से पहला कदम है। हमें 25 साल की और गुजारना कार्य किया है, जो कि पिछले 50 वर्ष से विलुप्त प्रजाति की है। हम बात कर रहे हैं खाद्य श्रृंखला की, किसी भी वनस्पति या प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति के लिए सबसे बड़ी और जरूरी चीज है खाद्य श्रृंखला। जब तक जंगलों में, पर्यावरण के अंदर खाद्य श्रृंखला पूर्ण नहीं होती है, तब तक वो प्रकृति से दूर होते चले जाते हैं। बात करें ऊर्जा की, तो आज के समय जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, खासतौर पर राजस्थान की बात करूँ तो उसमें लगभग 30% से ज़्यादा ये और भी बेहतर रूप लेने को तैयार है। हम सबका ये सोचना है कि जब तक एसी वाले रूम में बैठ करके ये चर्चा की जाए कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, तब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सकता। एक छोटी बच्ची है, बेटा खतमत करके वो विश्व में पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम चला रही है, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। उसके खिलाफ बहुत सारे लोग आकर खड़े होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना निकाली है, वो भारत के प्रत्येक घर तक पहुंचाएंगे तो तकरीबन है वो ईंधन की व्यवस्था है, जो ईंधन से प्रदूषण रहता है, वो हमारे यहाँ पे जो समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। तकरीबन वो जो सौर ऊर्जा की जो प्लेट है, जो सौर ऊर्जा की पावर ऊर्जा है, वो राजस्थान में 12 बहुत जिलों में चलाई जाए तो हाँ कुछ समाधान और निकल सकता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी और नवीनीकरण ऐसे बहुत सारे स्तरों पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक भी पहलू है और इसका सीधा प्रभाव हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर पड़ रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इनके संरक्षण के लिए हम ईमानदारी से तत्पर होकर कार्य करें। और कई सरकार की योजनाएं भी है, लेकिन इनका क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है और इसमें हमारी सामाजिक जनता की भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण और जो सीमित संसाधन है उनका सही से उपयोग करें। और मतलब ये होता है अच्छा माहौल, इसमें खुशी हो, और युवा का मतलब ये होता है अपन सब जवाने, सोच आपकी जवाने, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये अब इसका युवा का अपन उल्टा नाम करें तो इसका मतलब होता है वायु। वायु आपको पता ही है कि वायु में कितनी तीव्रता होती है। गर्मी के अंदर लू चलती है, सर्दी के अंदर शीत लहर चलती है, और बरसात के अंदर तूफान चलता है। तो जो युवाओं के जो मन में जो बात आती है वो है तूफान की। तो इस तूफान को आप भारत के विकास के लिए लगाइए। विकास का मतलब ये होता है कि आप जो आज हैं उससे बढ़कर आपका कल हो, उससे बाद आपका परसों हो, उससे अच्छा आपका 5 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो। ये विकास होता है। अब जो अपना जो लक्ष्य अपने बनाया हुआ है कि अपन को जल्दी से अपन को अपने टारगेट पूरे करने हैं, तो अपन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे टॉपिक दिया है स्वास्थ्य का, स्वच्छता का, खेल का। तो मैं आपको ये कहता हूँ, अपन स्वास्थ्य की बात करते हैं तो एक पंक्ति मेरे को याद आती है, पहला सुख निरोगी काया। जब अपन स्वस्थ ही नहीं है तो अपने पास में कोई भी अपने पास में धन दौलत शिक्षा कोई काम के नहीं है। तो सबसे पहले अपन को स्वस्थ होना है, और इसके लिए अपन को अच्छा भोजन, अच्छी आदतें उनको अपने जीवन में उतारना है। आपका रहन सहन
आपका उठना बैठना, आपका पढ़ाई का जो स्तर है, आपका मानसिक विकास है, ये सभी इसका समझना होती है, रचना होती है। इसीलिए आज मैं देश के युवाओं से अपील करता हूँ कि अपनी पूरी शक्ति विकसित राष्ट्र बनाने में लगाएं। अपना एक एक घंटा, एक एक पल जितना हो सके दिन में समय में। आज मोदी जी ने कहा है कि 25 वर्ष हमारे पास अपने देश को विकसित बनाने के लिए। ये विकसित कैसे बनेंगे? आप अपना समय देश के विकास में दें। जितना भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको उत्कृष्टता के साथ कीजिए। उत्कृष्टता का मतलब जिस काम में भी कर रहे हैं, कहते हैं तिलक जी एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। गणितज्ञ अर्थात गणित के बहुत बड़े विद्वान। एक बार उनके बच्चे ने उनको पत्र लिखा कि पिताजी मुझे गणितज्ञ नहीं बनना है, मुझे जूते सिलने वाला बनना है, जूता सिलाई करनी है। तो उनके पिताजी ने उनको प्रत्युत्तर दिया कि बेटा ठीक है, तुझे जो भी बनना है, जो भी करना है वो कर, लेकिन उस काम में इतना निपुणता से किया है कि पूरे शहर में, पूरे गांव में तुझ जैसा जूते सिलने वाला ना हो। अर्थात आप जो कार्य कर रहे हैं, आप अगर उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोला जाए तो अभी राजस्थान में 9 मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं। मतलब अगर 9 मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे तो डॉक्टर्स का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मरीज स्वास्थ्य से सुधार हो पाएगा। बात करी जाए अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर हम 1000 मरीज पकड़ते हैं तो उनके लिए सिर्फ 100 डॉक्टर्स अवेलेबल है। अगर हम डाटा चेक किया जाए तो तब जाके इस देश में सुधार होगा। बात करी जाए कुछ सालों में हमारा जो डेथ रेट होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी और चिकित्सा का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स होंगे तो ज़्यादा लोग सही ढंग से सुधार कर पाएंगे और ज़्यादा कम लोग मरेंगे। वहाँ पर हम हैं सिटीजन से हमारा जो क्या उसे किस हिसाब से रेगुलेट कर रहे हैं, किस हिसाब से हम उसे यूज़ कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बता दी चाहिए तो जिन चीज़ें उस पर हमें काम करना चाहिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम वगैरह करके जब शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इसीलिए युवा को जरूरत है कि वो उन्हें रुचियों और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राज्य की महिला आपसे जुड़े विषय का महत्व बताएं और आपको जो विषय दिया गया है उसको प्रदान और उसी तरीके से डॉक्टर स्वामी अब इससे होता ही है प्रोडक्शन जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। मतलब जो है एक तरीके से पूरा संसार जो है अगर भारत है वो कृषि को ले तो उसकी वजह से वहाँ पर कैंसर की जो है रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। और वैसे देखते हैं अपन कि राजस्थान में बीकानेर में सस्ता इलाज होता है कैंसर का। तो पंजाब से ट्रेन चलती है जिसमें मोस्टली 75 to 85% लोग हैं वो कैंसर पेशेंट है, तो उस ट्रेन को भी चलाते हैं कैंसर से। तो समस्या ये है कि अपन ने प्रोडक्शन मतलब क्वांटिटी तो इंक्रीज कर ली लेकिन क्वालिटी की समस्या है। जो क्वालिटी है मेरा जो टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है। राजस्थान में देश में शिक्षा को लेकर हमारे जालौर जिले को देखें तो जालौर जिला शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जा रहा है। हर गाँव से, हर शहर से
दूसरा स्थान प्राप्त किया है शाहीन अख्तर। जनाब शाहीन अख्तर साहब पधारे और अपना इनाम ले जाए। ऐसा लगा। तीसरा स्थान हीना को जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धन्यवाद। हमारे जो भी टीम का इम्पोर्टेंट उनके हाथों से आप अपना ये प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अगली प्रतियोगिता है पेंटिंग। पेंटिंग के लिए रिंकू मैडम आए। तीसरा स्थान प्राप्त किया पेंटिंग में अंजलि लोहार। तीसरा स्थान प्राप्त किया है लक्षिता राठौड़। पहला स्थान प्राप्त किया लक्षिता राठौड़। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जो ये पहला स्थान प्राप्त करने वाले हैं वो कृपया नेहरू युवा केंद्र से संपर्क करें। जब भी आपको सूचना मिलेगी राज्य स्तर पर आपको आप आजा कोई फर्क नहीं। किरण कुमारी उपस्थित है। किरण जोरदार तालियों से स्वागत करें। दूसरा स्थान प्राप्त किया है वैष्णवी बिरला। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार तालियों से एक बार और स्वागत करें। पहला स्थान प्राप्त किया है ओम प्रकाश सरनाऊ। धन्यवाद। दूसरा स्थान प्राप्त किया है पल्लवी गुप्ता। जल्दी से चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एहतियाती में सरदार सिंह जी चालक द्वारा शॉल उड़ाकर आपको सम्मानित किया जा रहा है। साथ में राजकीय बालिका विद्यालय के प्रिंसिपल नेहरू युवा केंद्र के डॉक्टर सौरभ शर्मा साहब का शॉल श्रीमती संतोष शर्मा वो बच्चे आए ना, बच्चे इधर आओ। ग्रुप डांस